नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 3% की गिरावट ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है और उसी के साथ इस हफ्ते अब तक कच्चा तेल 4% तक गिर चुका है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि क्रूड की गिरावट का सीधा फायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। सोने में 3% तो चांदी में 6% तक की तेजी ओवरनाइट बाजार में यहां पर देखने को मिली है। आज की बात की जाए तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहां पर मार्केट्स में फिर से लौटी है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना है, एंड कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चेनवाला। कायनात, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपकी क्या सेंस है क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर यहां से? मॉर्निंग मनीषा। क्रूड ऑयल को लेके देखिए, जैसे हमने अभी ट्रेंड देखा है लास्ट 2-3 हफ्तों में। जैसे वीकेंड जैसे होता है, तो जैसे मंडे स्टार्ट होता है, वी सी अ लॉट ऑफ अपटेक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि जो वीकेंड का एस्केलेशन होता है उसके कारण एक प्राइसेस में अपसाइड आ जाती है। बट ओवर द फॉलोइंग सेशंस हम देखते हैं कि जो एस्केलेशन और डी एस्केलेशन का साइकिल चलता है, उसके कारण जो प्राइसेस है वो भी एक थोड़ा सा, जैसे अभी इस वीक भी हमने देखा कि स्टार्ट में एक एस्केलेशन के कारण 5-6% का मूव देखा था अपसाइड में, बट अभी पूरा इरेज हो गया है। सो अभी वी आर अगेन ऑन फ्राइडे एंड वीकेंड पे अगर कुछ वापस से एस्केलेशन होता है, देन वी माइट सी सिमिलर साइकिल। बट अभी की जो सिचुएशन बन रही है उसमें, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि दे आर नियर द पीस डील, एंड अभी फिलहाल जो इजराइल लेबनान के बीच में भी थोड़ा सा एक हॉल्ट हुआ है, जो फायर जो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। सो ओवरऑल लग रहा है कि, और चार्ट्स पे भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो बेरिश लग रहा है। तो ब्रेंट अभी अगर 85 तक ब्रेक करता है और वहां पे सस्टेन करता है, then it might open the doors for $78 also. So charts पे bearish लग रहा है, but fundamentally I feel कि अगर कोई escalation आता है, then we could again see Brent moving towards 95 or $100. बट फिलहाल की सिचुएशन से अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस वगैरह का तो हमने देखा ही है कि वो बने हुए हैं। इन्वेंट्रीज भी काफी बुलिश है, ट्रेंड जो हमने देखा है यूएस इन्वेंट्रीज का। ओवरऑल सप्लाई साइड पे इट्स, आप बोल सकते हो कि थोड़ा सपोर्टेड है, बट क्योंकि हमने देखा है कि ओवर दिस लास्ट 3-4 मंथ्स क्रूड ऑयल मार्केट्स हैव बिकम कंप्लीटली हेडलाइन ड्रिवन, न्यूज बेस्ड चल रहे हैं। तो जो न्यूज ये वीकेंड पे आएगी वो इसका आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगी, बट टेक्निकली इट लुक्स बेरिश राइट नाउ। एब्सोल्युटली, डे टू डे एंड वीक ऑन वीक एंड वीकेंड टू वीकेंड यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब डायरेक्शंस तय होने लगी हैं। मिस्टर सुराना, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और जैसे बात की जा रही है कि शायद हल्की सी बेरिशनेस अब यहाँ पर चार्ट्स पे तो देखने को मिली है, फंडामेंटल्स क्लियरली यहाँ पर हेडलाइन ड्रिवन है, जिस तरह की ट्वीट्स यहाँ पर या इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूएस और ईरान से आती हैं। आप फिलहाल इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, और आपका धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, एक बात तो पक्की है कि आवर टू आवर, वीक टू वीक ही नहीं, आवर टू आवर भी सिचुएशन चेंज हो रही है, और जिस तरीके से भी न्यूज आती है उसके हिसाब से स्पेकुलेशन और मार्केट्स को रिएक्ट कर रहा है। लेकिन दो तीन चीज और भी देखने वाली बात है कि 100 दिन से युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी ऑयल मार्केट ने एक अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि इतना लंबा यदि सप्लाई में डिसरप्शन होगा तो उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन उसके दो तीन कारण थे कि जस्ट बिफोर द वॉर काफी फ्लोटिंग इन्वेंट्री थी, उसके बाद चाइना की डिमांड थोड़ी सबड्यूड थी, और काफी सारा तेल एसपीआर और जो कमर्शियल स्टोरेजेस है वहां से भी यूज हुआ है, और उससे अभी तक हम सस्टेन कर पाए। अभी की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से चाइना की डिमांड पिछले महीने काफी कम रही है, करीब 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम उनका इंपोर्ट हुआ है। तो इससे एक कहीं लगता है कि जो मेजर ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, इंडिया की भी डिमांड में थोड़ी सी जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। तो उससे लग रहा है कि शायद मेजर ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री ये सीख रहे हैं कि कम तेल में कैसे काम चलाया जाए, और उसके जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेस एनर्जी के उस पर भी काफी बल दिया जा रहा है, नीतियां उस हिसाब से बनाई जा रही है, और जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं ऑयल डिमांड के हिसाब से वो भी थोड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है, और इसका इफेक्ट लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में ऑयल में जो बुलिशनेस होनी चाहिए वो ना हो। वो एक रीजन है। दूसरी जी। चीज है कि डे टू डे न्यूज के अलावा जिस तरीके से चल रहा है कि एकदम ब्रिंक ऑफ द वॉर से 2-3 बार वापस आए हैं ये लोग, इससे लगता है कोई भी दोनों ही साइड ये नहीं चाहती कि फिर से पॉलिटिकल वॉर हो, और ये मेरे ख्याल से लिवरेज पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चीजें हो रही है उससे ये, और इससे कहीं एक लगता है कि शायद इसका अंत भी निकट हो, और वही हमें ऑयल मार्केट में देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। वेल एब्सोल्युटली, आपका वो पॉइंट वेल टेकन है मिस्टर सुराना, जहां पे आपने कहा कि दोनों ही साइड्स यहां पर फुल स्केल वॉर तो पक्का नहीं चाहती और बाजार उसे फैक्टर इन कर रहे हैं। आप कहेंगे एक और चीज़ ये भी है कि पैसा उतना यहां पर फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से एआई कंपनीज के आईपीओज हैं, काफ़ी हद तक मनी वहां पर मूव करती हुई नजर आई है, और बाजार को लगता है कि फॉर द शॉर्ट टाइम, जब तक वो पैसा वहां पर ब्लॉक होगा,
आप इस डू यू सी दैट एज अ रीजन? एक्चुअली यदि कल एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें अभी जैसे स्पेसएक्स का जो आईपीओ आया था, उसने जो सऊदी अरब का वो आईपीओ था उसको ओवरटेक किया है। तो कई लोग ये देख रहे हैं कि क्या ऑयल जो है वो टेक्नोलॉजी ऑयल को रिप्लेस कर रही है एज ए टॉप मोस्ट इंडस्ट्री। सो वो भी एक देखा जा रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो डेफिनेटली एक नया ओपनिंग देते हैं रिन्यूएबल्स के लिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, ईवीज के लिए, और उस पे एक बूस्ट आना शुरू हो जाता है और उसका एक परमानेंट इफेक्ट रहता है ऑयल डिमांड पे। तो जो एक मतलब इन्वायरमेंट को लेकर जो एक बात ऑयल और गैस को लेकर चलती रहती है, लेकिन उसका ज्यादा ट्रैक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अल्टरनेटिव उतनी तेजी से आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके के डिस्ट्रप्शन होते हैं तो अल्टरनेटिव्स पे काम काफी तेजी से शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ने लगता है और इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस में कम होने लगता है, और इसके कारण इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिमांड पर देखा जा रहा है। और आगे की जो क्रूड प्राइसेस है वो इस पर निर्भर करेगी कि इस सब डिस्ट्रप्शन के कारण कहीं परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन तो नहीं है। क्लियरली। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये प्राइसेस को लेकर है। आपको क्या लगता है आगे जाके क्या रेंज रह सकती है? क्योंकि अभी भी दिक्कतें काफ़ी हैं। अगर वॉर कल बंद हो जाती है, हॉर्मुज़ खुल जाता है, उसके बाद भी माइंस रीस्टार्टिंग, डैमेज फैसिलिटीज़, काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो एक क्या लॉन्गर टर्म रेंज बनेगी? देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक 95 से 120 की रेंज थी। उसके बाद से जो लग रहा है कि यदि ऑयल, तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जब भी ये सुलह होती है और जब भी उसका अनाउंसमेंट होता है उसके बाद एक इमीडिएट ड्रॉप आना जरूरी है, क्योंकि काफी जो लॉक्ड अप इन्वेंट्री होगी वो बाजार में आएगी मिडिल ईस्ट से, और इमीडिएट इफेक्ट तो डाउनवर्ड ही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस वो पिकअप करेगी जब लोग अपना एसपीआर से जो रिलीज हुआ है, काफी सारी इन्वेंट्री में जो 10 साल के कम से सबसे कम इन्वेंट्री लेवल पे लोग चल रहे हैं, तो उसको भरने की फिर कोशिश होगी। उससे फिर प्राइस में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइस इस पे डिपेंड करेगी कि डिमांड डिस्ट्रक्शन कैसा होता है और डिमांड आगे ग्रोथ कैसे होती है, जिसमें अभी जो है उतनी क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी भी हमें मान के चलना चाहिए कि इसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और इसलिए मतलब इमीडिएटली आपको ये रेंज मतलब कभी कभी आपको 90 के नीचे भी दिख सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 85 से 105 की रेंज ही होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल। पॉइंट टेकन मिसेस राना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो 85 से 105 की रेंज यहाँ पर कच्चा तेल आपको नियर टर्म में यहाँ दिखा सकता है। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन कायनात एक बहुत बड़े मूव्स हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखे हैं। सोने में 3% की तेजी, चांदी में 6% का इजाफा। यहाँ पे क्या ट्रेड करने चाहिए? डेफिनेटली ये देखिए ऑयल का, बिकॉज हमने पूरे इस क्राइसिस में देखा है पूरा ऑयल के ऊपर ही ट्रेड्स बेस्ड हो गए हैं। एंड जो ऑयल में वीकनेस देखने को मिली है वही हमें रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिला है गोल्ड एंड सिल्वर में, जहाँ पे गोल्ड अराउंड 4020 के आसपास जाके एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग अराउंड 4180। सो वो रिकवरी है, बट आई थिंक जब तक गोल्ड 4000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का चांस है टुवर्ड्स 4300 4400। एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न, सिल्वर के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन गया है अराउंड $60 के आसपास। एंड अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी अगेन कुड सी अ मूव टुवर्ड्स $71 एंड सस्टेनिंग अबव विच $85 के भी चांसेस है इफ ये कंसर्न्स वापस से ज्यादा नहीं बढ़ते या रिन्यू कंसर्न्स नहीं होते। बिकॉज हमने ओवरऑल देखा ही है कि क्योंकि ऑयल को लेके इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन आउटलुक अफेक्ट हो रहा है उसके कारण जो रेट कट के जो कंसर्न्स है वो तो रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो पूरे वाइप्ड आउट हो गए एंड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। सो आई बिलीव के लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत भी इसमें है, बिकॉज वी हैव एफओएमसी मीटिंग नेक्स्ट वीक, एफओएमसी प्रोजेक्शन में मिलेंगे एंड इट इज फर्स्ट वॉश मीटिंग बाय केविन वॉश। तो उनका टोन क्या रहेगा इफ ही एक्चुअली कम्स अप फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो अगर वो कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उनका टोन एक इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। एफओएमसी प्रोजेक्शंस क्या होंगे, इन्फ्लेशन को लेकर आउटलुक क्या होगा, रेट्स को लेकर आउटलुक क्या होगा, वो देखना रहेगा। एंड विद द रीसेंट डेटा, जैसे हमने लेबर मार्केट डेटा देखा था वो भी काफी रोबस्ट था, मोर देन डबल। इन्फ्लेशन नंबर्स रिमेन हाई, बीट सीपीआई पीपीआई। पीसीई नंबर जो फेड ट्रैक करते हैं, इट इज नियर 4% विच इज 2% अबव फेड्स टारगेट। सो ऑल दिस डज नॉट रियली इंडिकेट कि बहुत कोई ईजिंग स्टांस बहुत होगा, बट इवन इफ थोड़ा भी एक डविश टिल्ट हुआ उस मीटिंग में तो गोल्ड एंड सिल्वर माइट कंटिन्यू देयर रिलीफ रैली। पॉइंट टेकन। कायनात एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो काफ़ी कुछ है अगले हफ्ते यहाँ पर वॉच करने के लिए, जहाँ से बाजार अपने क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।
India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आशीष गोयल, जो कि को फाउंडर हैं फाइव से। आशीष नमस्कार। आपने फाइव को फाउंड किया है, और जो पहले अर्ली सैलरी के नाम से जाना जाता था, ऐसा यूजुअली माना जाता है कि जो सैलरीड मिडिल क्लास इंडियंस हैं उन्हें क्रेडिट एक्सेस बहुत आराम से अवेलेबल नहीं होता है। किस तरह से आपने देखा है इसके फाइव इंट्रोड्यूस करने के बाद, और तब से ये कंपनी अब तक कैसे इवॉल्व हुई है? नमस्कार। मैंने ये कंपनी 10 साल पहले चालू की थी। पिछले 10 साल पहले जब हम ये कंपनी चालू कर रहे थे, एक एस्पिरेशनल इंडियन जो मिडिल इंडिया है वो इवॉल्व हो रहा था। एंड हमें लगा कि आज जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस इन कस्टमर्स के लिए। उस पर्सपेक्टिव से हमने फाइव अर्ली सैलरी स्टार्ट किया था टू गिव लोन्स टू दिस कस्टमर्स। जब हम कस्टमर से बात करने लगे, कस्टमर्स के व्यू पॉइंट्स लिए, तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि इनकी नीड्स थोड़ी डिफरेंट है। इनकी नीड्स छोटी है, इनकी नीड्स को अलग तरीके से फुलफ़िल करना पड़ेगा। जहाँ पर हमने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। पिछले 10 साल में हमने वाइल गिविंग पर्सनल लोन्स, हम लोगों ने उनको एजुकेशन के लिए भी लोन दिए, उनको हमने हेल्थ केयर के लिए लोन के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाए, हमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे कि हम एक टारगेटेड कस्टमर की नीड को पूरा कर सकें। इन कस्टमर्स की नीड जैसे जैसे इवॉल्व होती है, वैसे ही हमें उनके साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले हम भी कस्टमर के साथ इवॉल्व किए। हम जब चालू किए थे तो हम कस्टमर्स को 15-20 हज़ार रुपये का लोन देते थे। आज हम कस्टमर को बड़ा लोन देने लगे, उनको अलग अलग जगह पर जाके लोन देने लगे। एंड हम पैन इंडिया इसलिए उनके साथ काम करते हैं। हमारा बिलीफ है कि जो एस्पिरेशनल मिडिल इंडिया है वो बढ़ता चला जाएगा अगले 10 साल तक। और अगले 10 साल में क्या हम उनके साथ नए नए प्रोडक्ट्स ला सकें, क्या हम उनके साथ जर्नी में जुड़े रहें, क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास है उसके लिए तो बैंक्स है, उनके लिए बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन जब आप 80 हज़ार से 1 लाख का लोन देते हैं, उस लोन को देने के लिए अलग तरीके से उस लोन को प्रोसेस करना की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप उससे पैसा नहीं बना सकते। वो एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। एंड वहाँ पर हमने बहुत समय बिताया, हमने उसको अंडरस्टैंड किया, और आज उसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स लाके हमने उस कस्टमर्स के साथ कंपनी को इवॉल्व किया। एज अ को फाउंडर जो कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखते हैं, क्या कंपनी की जो फंडिंग्स हैं वो भी आप यहाँ पर देखते हैं? उसमें बॉन्ड्स, एनसीडीज का क्या मिक्स बढ़ता हुआ हमने देखा है, और साथ ही साथ अपनी बोरोइंग स्ट्रैटेजी को लेकर जिस तरह से आपका बैकग्राउंड यहाँ पर बॉन्ड इन्वेस्टर के तौर पर रहा है, आपने उस पूरी मार्केट को, बॉन्ड एंड डेट मार्केट को कैसे इवॉल्व होता हुआ देखा है? तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है मनीषा जी। 10 साल पहले फाइव चालू करने के पहले मैं खुद एक बॉन्ड इन्वेस्टर हुआ करता था। एंड सो आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। एंड पिछले जब हम ने फाइव चालू किया, मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि जो चीज़ें मैंने एज ए इन्वेस्टर कंपनीज़ में देखनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों को कंपनी इम्बाइब करेगी। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जो फंडिंग प्रोफाइल है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो हम लोन लें, डेट लें, दोनों बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो। दोनों में जो एक बोलते हैं हम मार्की इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम पैसा लें, और हमने वही ओवर 10 साल उनके लिए किया। हमारे ऑन द इक्विटी साइड हमने मार्की इन्वेस्टर्स हमारी कैप टेबल पे आज की तारीख में है। ऑन द डेट साइड हमने बहुत ही डिवर्सिफाइड फंडिंग प्रोफाइल रखा है। हम बैंकों से पैसा लेते हैं जिससे हम आगे लोन दे सकें। सिमिलरली हम लोग एनसीडी, जैसे आपने बोला, एनसीडी और बॉन्ड से हम आज की तारीख में एक बहुत बड़े रेगुलर इशूअर है एनसीडी और बॉन्ड के। पिछले कुछ सालों में ये मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है। एंड एक जो बहुत बड़ी चीज़, हम जब फंडिंग करते लेते हैं तो हम एक जो हमारे 3 रूल्स हैं उसके अंदर, वो सबसे बड़ी चीज़ एक तो लिक्विडिटी, इंश्योर कि हम जिनसे भी पैसा ले रहे हो हमारे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर वो बिल्कुल फिट हो। सेकंड, वेल डिवर्सिफाइड हो, सो दैट कि कल को अगर कहीं पर भी थोड़ा भी स्ट्रेस आता है तो हमारे पास बहुत सारी फंडिंग लाइन्स है विच इंश्योर्स दैट कि कंपनी goes through the cycle. एंड तीसरा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन यू कंटिन्यू टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ द, कि जिस तरह से हम इक्विटी बाजार में ट्रस्ट के ऊपर चलता है, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में ट्रस्ट लेवल्स और ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप कस्टमर का पैसा एक फिक्स्ड इनकम के तौर पे उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली। इंडिया की अगर बॉन्ड मार्केट की बात की जाए आशीष, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप दोनों तरफ से, जैसे आपने कहा, ये बाजार देख चुके हैं। अब एक क्या असेसमेंट है यहाँ पर कि बॉन्ड मार्केट जैसे आज यहाँ पर खड़ी है,
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से वो कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, कितनी अवेलेबल है? मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल पहले ये पूरा बाज़ार, बॉन्ड बाज़ार पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे बड़े प्लेयर थे। आज भी वही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, लार्ज HNIs अब इसको एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की तरह देखने लगे हैं। बहुत सारे क्रेडिट फंड्स भी आ गए हैं जो कि इस रिटेल मनी को कंसोलिडेट करके इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पहले कम होता था। पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि 2035 में जब अगर हम बात करेंगे और जब हम वापस 10 साल देखेंगे, हमें लगेगा कि 10 साल के अंदर जितना ग्रोथ इक्विटी बाज़ार में हुआ है उतना ही ग्रोथ डेट बॉन्ड मार्केट्स में होगा। और बॉन्ड मार्केट्स जितने इंटरनेशनल मार्केट में बोलते हैं कि बॉन्ड मार्केट्स आर डीपर देन इक्विटी मार्केट्स, मुझे लगता है कि हम उस बात पर हैं। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स में नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज हम अगर सिर्फ लिस्टेड बॉन्ड्स की बात करें, उसके अंदर विद OBP प्लेटफॉर्म, जो कि ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म सेबी ने कुछ रजिस्ट्रेशन दिए हैं, उससे जो रिटेल पार्टिसिपेशन आ रहा है, जहाँ पर रिटेल अब इसको एक FD का ऑल्टरनेट भी देख रहा है, एज वेल एज डिवर्सिफिकेशन ऑप्शन भी देख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा बाज़ार बन जाएगा। एज वेल एज मेरे एवरी इन्वेस्टर शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन टू बॉन्ड्स, क्योंकि इक्विटी का अपना एक एलोकेशन है, उसका अपना एक थीम है, उसका अपना एक रिस्क प्रोफाइल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब बॉन्ड को एक अपना एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की तरह देख रहे हैं कि हमें इतना लगाना है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव दिखने लगा है बॉन्ड मार्केट में, जो कि पिछले 15-20 सालों से रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, इशूअर्स एज वेल एज मार्केट पार्टिसिपेंट बॉन्ड मार्केट डेवलप करने में लगे थे। आई थिंक अब वो समय दिखने लगा है। एक फाइनल सवाल देना आशीष, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो वो क्रेडिट रेटिंग, जो कि एक बहुत ही गिवन चीज़ है, उसके अलावा किस चीज़ को यहाँ पर देखें? जैसा हम बोलते हैं कि नेवर जज द बुक बाय अ कवर। रेटिंग एजेंट्स, एक रेटिंग आती है, वो AAA होगी, AA होगी, A होगी, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर है। रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट उसका रेटिंग रैशनल पढ़ना चाहिए कि उस रेटिंग रैशनल में क्या लिखा है। जितना उसकी हिस्ट्री है कंपनी की, बहुत कुछ हिस्ट्री उस रेटिंग रैशनल में कवर्ड होती है। क्या उसके पॉजिटिव्स है, क्या बिजनेस वो करता है, क्या उसके चीज़ों पे रेटिंग एजेंसी बोल रही कि मुझे ध्यान देना है, तो एटलीस्ट वो सब पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अधिकतर बॉन्ड लिस्टेड हैं आज की तारीख में, एंड इन्वेस्टर को लिस्टेड बॉन्ड की प्रेफरेंस रखनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर डिस्क्लोजर्स ज़्यादा होते हैं। हम हर क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करते हैं, जिससे कि आप एक उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कैसे जा रही है। साथ ही साथ में जो की नंबर्स होते हैं, जैसे अगर हम एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसके कितने क्रेडिट लॉस है, कितना ग्रोथ है, कौन से प्रोडक्ट्स में ग्रोथ आ रहा है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, उसका बॉन्ड से कितना पैसा है, उसका डाइवर्सिफाइड होल्डिंग है या नहीं, फंडिंग प्रोफाइल है, ये सब चीज़ें बड़े आसानी से मिल सकती है। तो एटलीस्ट उससे थोड़ा सा व्यू बनाना चाहिए कि उससे क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.